वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे जंगल राज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जंगल राज। अब बात करेंगे कि आखिर ये जंगल राज होता क्या है। जंगल राज से संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब की बात करेंगे। तो जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो क्या हम किसी जंगल में किसी राजतंत्र की बात करेंगे? जी नहीं। यह जो टर्म है वो स्पेशली जो है अपनी सोसाइटी में वहां यूज होता है जहां पे शासन प्रशासन जो है बहुत ही मतलब कि बहुत ही बदतर स्थिति में है। तो जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो एक राज्य जिसका नाम सामने आता है वह है बिहार। तो क्या बिहार जो है वह शुरू से वहां पे जंगल राज की जो अवधारणा है देखने को मिलती है, या इन चंद वर्षों में जो है जंगल राज देखने को मिलता है? तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो जंगल राज का कॉन्सेप्ट है बिहार के परिदृश्य में वह कब जो है वो आपके सामने आता है और इसका मतलब बिहार राज्य के संदर्भ में क्या है। और ये भी बात करेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान जो सिनेरियो है, उसमें क्या यह शब्द कहना उचित होगा बिहार के लिए। तो जितनी भी डायमेंशंस हैं इस शब्द को लेकर उन सब की चर्चा करेंगे। तो नीतीश, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद, ये जो तीन मुख्यमंत्री हैं, इन तीन मुख्यमंत्रियों के जो शासनकाल है उसमें क्या क्या आपको जो है देखने को मिलेगा जिसके आधार पर इस शब्द की पुष्टि होगी। तो हमारा जो पूरा यह लेक्चर है वह डिपेंड करता है इसी शब्द पे, जंगल राज पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इस शब्द का मतलब यह होता है कि जहां पे प्रशासनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बेकार स्थिति में हो, जहां पे कानून की कोई सुनता ना हो, जहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, मतलब कि जो ताकतवर है वो जो चाहे सो कर सकता है, अपने हिसाब से कानून व्यवस्था बना सकता है, अपने हिसाब से वह न्याय ले सकता है। तो ये जो चीज देखने को मिलती है कहीं पे भी, तो उसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है जंगल राज होता है। तो चूंकि मैंने बताया कि यह जो टर्म है, यह जो टर्मिनोलॉजी है, वो स्पेशली हम लोग बिहार के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो शब्द है जंगल राज बिहार के लिए सबसे पहले कब प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना होगा वर्ष 1997। 1997 का वर्ष वह वर्ष होता है जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाते हैं और उनको जो है मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और उनकी जगह पे उनकी जो धर्मपत्नी है राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री का पद धारण करती है। तो जंगल राज शब्द की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रयोग जो है 1997 में होता है और उस समय लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगते हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो 1997 का वर्ष होता है जब लालू प्रसाद यादव जो है चारा घोटाला मामले में त्यागपत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं और उनकी जगह उनकी जो धर्मपत्नी है राबड़ी देवी जी, वह जो है शपथ लेती हैं मुख्यमंत्री का। अब बात आती है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने जो है हल्का सा समझाने की कोशिश की, तो आप शाब्दिक अर्थों में इसको जानने की कोशिश कीजिए कि इस शब्द का अर्थ होता है कि किसी राजनीतिक आलोचना के रूप में इसको नहीं लेना है। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा और इसी वजह से यहाँ पे जो है रिटन फॉर्मेट में मैंने लिखा है। देखिए, किसी राजनीतिक आलोचना के रूप में इसको जो है नहीं लेना है और बल्कि इसको जो है प्रशासनिक स्थिति पर टिप्पणी के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो बात की जा रही है प्रशासनिक स्थिति, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है उसको देख के जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे ये मत समझिएगा कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो जिस टाइम पे उसका रूल था, उस रूल या उस जो शासन था उस टाइम पीरियड को, उनके शासन को जो है जंगल राज मैं कह रहा हूं। फिर से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो बात कही जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि उस समय की व्यवस्था में या उस समय के टाइम पीरियड में या जो है जो राजनीतिक आलोचना होती है, जो राजनीतिक आलोचना होती है उसके संदर्भ में इस सब को नहीं लेना है। आपको क्या लेना है? प्रशासनिक स्थिति, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वह चरमरा गई हो और उस स्थिति में उस राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बहुत बढ़ जाए, उसके लिए जंगल राज शब्द जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले ये जो बात आती है जंगल राज शब्द की, उसकी उत्पत्ति या देने की बात कहां से आती है बिहार राज्य के लिए। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आती है। क्या? पटना हाईकोर्ट ने जल भराव, ध्यान दीजिएगा, पटना हाईकोर्ट ने जल भराव और खराब जल निकासी से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई कर रहा था और उस समय पटना हाईकोर्ट के द्वारा पटना की स्थिति जंगल राज से भी बदतर है, यह टिप्पणी जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा दी जाती है और वहीं से जो अपोजिशन पार्टियां हैं वह उस समय की जो रूलिंग पार्टी होती है उसके लिए जंगल राज जो है शब्द इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं। और अगर मैं कहूं उस समय से लेकर और आज जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है तब तक, मतलब कि अब तक ये जो है शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है उस समय की रूलिंग पार्टी से। तो उस समय की रूलिंग पार्टी से मतलब है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव है, राइट। तो जो 1997 में पटना हाईकोर्ट यह जो टिप्पणी करता है कि पटना की स्थिति जो है जंगल राज से बदतर है, उसको जो है आज भी जो अपोजिशन पार्टियां हैं जंगल राज से संबोधित करती है। तो अगर हम लोग वर्तमान में बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो इस समय जो है लीडिंग फेज में तेजस्वी यादव हैं, ठीक। और तेजस्वी यादव की अगर बात करें और आरजेडी के शासनकाल की अगर बात किया जाए, कहां पे? बिहार में
तो 1990 से लेकर 2005 तक ये जो 15 साल का जो फेज होता है वह लगातार जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो है एज ए मुख्यमंत्री इस शासनकाल को संभालते हैं। तो अगर मैं 2005 की मैं बात करूं और उसके बाद से जो है नीतीश कुमार की सरकार आती है, तो 2005 में जो वर्तमान में तेजस्वी यादव हैं, जो लीडिंग लीडर हैं आरजेडी के, उस समय उनकी उम्र मात्र मात्र 6 साल मात्र जो है वो 16 साल थी। ठीक है, तो 2005 में वो 16 साल के थे, इस समय चल रहा है 2025, उनकी उम्र हो चुकी है लगभग 36 साल, राइट। और 2005 के बाद जो शासन जो देखने को मिल रहा है वो नीतीश कुमार का, तो 2005 से लेके इस समय 2025 चल रहा है, लगभग 20 वर्षों का शासनकाल जो है वह नीतीश कुमार का हो चुका है। एक चीज और ध्यान देना है कि जब 2005 में आरजेडी का जो शासनकाल समाप्त होता है, ठीक है, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल वो जब समाप्त होता है, ठीक है, तो 2005 से और जो 2025 है वो हो चुके हैं 20 वर्ष। इसमें जो करंट जो युवा है उसकी उम्र अगर उस टाइम की बात करें तो उस समय उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 वर्ष जो है वह न्यूनतम एज होती है और यह 20 साल का फेज निकल चुका है। लेकिन जो अभी जो नया युवा जो नया वोटर है उसके लिए भी उसी टाइम फेज को याद दिला कर जो है इस बात को जो दोहराया जा रहा है कि अगर आप आरजेडी मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर आप वोट करते हो तो फिर से वह जो फेज है जंगल राज का वह जो है लौट के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कि राजनीतिक रूप से जो इसका उपयोग है, ठीक है, तो विपक्ष ने इसे मौखिक टिप्पणी को राजनीतिक हथियार बना लिया। ध्यान दीजिए, पटना हाईकोर्ट में कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ था कि पटना की स्थिति जो है जंगल राज से बदतर है, मौखिक तौर पे जो है जज ने बोला और उसको जो है आज भी पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो विपक्ष की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक, वो इसको जो है एज ए हथियार इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आज भी जब वोटिंग की बात चल रही है कि आरजेडी को वोट क्यों नहीं देना है, तो यह बात दोहराया जाता है कि अगर आप जंगल राज देखना चाहते हो तो आप जो है आरजेडी को वोट दो। ठीक, इसके बाद जो जंगल राज शब्द को राजदा मतलब कि आरजेडी के शासनकाल जो 15 वर्ष से स्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो जो शब्द है वह राष्ट्रीय जनता दल से जो है जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि जंगल राज की वापसी लाना हो गया है। ठीक है, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम लोग उन डायमेंशंस को कवर करेंगे, ठीक है, जो जंगल राज में आपको देखने को मिलते हैं। आखिर जंगल राज में दिखेगा क्या आपको? ठीक, तो सबसे पहले प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी। तो ये जो जंगल राज वाला जो फेज होता है उसमें आपको क्या मिलेगी? शासन व्यवस्था में नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालिक योजनाओं का अभाव मिलेगा। ठीक है, आपको जो है लॉन्ग टर्म प्लान नहीं देखने को मिलेंगे। राज्य में जो है कैसे विकास किया जाए इसके लिए कोई प्रॉपर योजना नहीं मिलेगा, वर्किंग प्लान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है एक लक्षण ये हुआ। दूसरा, कानून व्यवस्था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन की इच्छा शक्ति कमजोर दिखाई दी थी। ठीक है, तो अगर उस फेज को याद किया जाए तो ये सब लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, क्या एक लंबे जो है वर्किंग प्लान नहीं देखने को मिल रहा, विकास से संबंधित जो योजनाएं उस पर बात नहीं हुआ करती थी, और प्रशासनिक जो स्थिति थी उसकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर, या ये कहा जाए अनिच्छा जो है वो देखने को मिलती थी प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और साथ में जो सरकारी मशीनरी हुआ करती थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट मशीनरी हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनके कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रभाव जो है देखने को मिलता था। ठीक है, तो जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे वे जो है डायरेक्ट जो है ऑफिशियल्स पे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके कार्य में इंटरफियर करते थे। ठीक है, अपने फेवर में काम लेने के लिए उनको प्रभावित किया करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से जो है स्पष्ट यहाँ पे करप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो घटती आर्थिक प्रगति है, ठीक है, चूंकि ये बेस बन रहा है तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो आर्थिक विकास है उस राज्य का देखने को मिलेगा? जी नहीं। तो इसी वजह से वह जो फेज था उसमें आर्थिक विकास की जो दर थी वो बहुत कम थी। देखिए, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको डेटा के साथ एक एक चीज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है कि सर ये भी हो सकता है कि आप जो डेटा जो लिए हो वो अपने से जो है जोड़ जाड़ लिए होगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो भी स्टेटमेंट है, जो भी डेटा मिलेंगे वो ऑथेंटिक जो सोर्स है वहां से। जैसे अगर मैं ऑथेंटिक सोर्स की मैं बात करूं, अभी जैसे मैं क्राइम की बात करूंगा तो वहां पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के बेस में बताऊंगा कि बिहार में क्राइम की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो 1990 से लेके जो या उससे पहले से भी लेके जो है वर्तमान स्थिति तक हम जो है क्राइम की भी बात करेंगे, और साथ में जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी भी बात करेंगे। और इकोनॉमिक स्टेटस को एक्सप्लेन करते समय मैं जो है जो इकोनॉमिक सर्वे है स्टेट का उसका जो है हेल्प लेके उसके जो डेटा है उसके बेस पे मैं जो है अपने फैक्ट, अपने तथ्य रखूंगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि मैं जो है जो डेटा है वो अपने मन से मनगढ़ंत डेटा जो है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए लेक्चर में। इसके साथ चूंकि घटती आर्थिक स्थिति की जो बात की जा रही है तो होगा क्या,
उस टाइम पे आपको जो है निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा, तो निवेश और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय गिरावट आई। ठीक, तो जब अगर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉलिटिकल या राजनीतिक जो है अनिच्छा देखने को मिल रही है, ठीक, और कोई वर्किंग प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जो ऐसी स्थिति में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, कोई कंपनी आएगी, कोई इंडस्ट्रिस्ट आएंगे? ठीक है, नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे जो है ये चीज भी देखने को मिली, इन्वेस्टमेंट रेट जो था बिहार में बहुत ही कम था, और इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, कंपनियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगे, और जिसकी वजह से लोगों के लिए जो है रोजगार उपलब्ध होगा। और जब रोजगार जो है उनके राज्य में, उनके क्षेत्र में उपलब्ध होगा, तो पलायन की जो स्थिति बनेगी वो नहीं बनेगी। लेकिन उस समय जो है ये चीज नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, ना निवेश है, ना कोई आर्थिक प्रगति है। इस वजह से लोग जो है राज्य को, अपने क्षेत्र को छोड़ के जो है दूसरे राज्यों में जाते थे। ठीक, अब बात आती है कि जब वो दूसरे राज्यों में जाते होंगे तो क्या अधिकारी बनने के लिए जाते होंगे या किसी कंपनी का मालिक बनने के लिए जाते होंगे? जी नहीं। जो बिहार का स्टेटस रहा उस समय या अभी भी अगर बात करें तो एज अ लेबरर एक्सपोर्ट स्टेट है। क्या? लेबरर मतलब कि मजदूर निर्यातक राज्य का दर्जा जो है बिहार को मिला हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे अन्य राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, अब साउथ में भी, ठीक, तमिलनाडु में चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, केरल चले जाइए, यहाँ पे ये जो बिहार में जो रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जो बेसिक नीड, जो उनके आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वह पूरा न होने के वजह से वो जो है अपने क्षेत्र, अपने घर को छोड़कर जो है इन राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। और काम क्या है? मजदूरी करना। ठीक है, तो चीप लेबर का जो है वो सोर्स बन गया पूरे राज्य के लिए। क्या? बिहार। अब बिहार की राज्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम रही। तो अगर हम लोग उस फेज की बात करें, ठीक है, तो उस फेज में जो औसत एवरेज ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ठीक है, जिससे अंदाजा लगता है कि कोई राज्य जो है आर्थिक रूप से कितना सशक्त है, उसमें अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वह इकोनॉमिक ग्रोथ राष्ट्रीय जो नेशनल एवरेज ग्रोथ था उससे बहुत ही कम था। ठीक है, कितना कम था, क्या था, उस सारी बातें हम करेंगे। अभी हम जो बात कह रहे हैं कि जंगल राज जो है किसी स्टेट के लिए कैसे निकलता है, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है 2 पॉइंट हुआ। अब इसके साथ रोजगार के अवसरों में कमी और विकास के कार्यों का ठहराव पाया गया। नेक्स्ट, अब जो 2 पॉइंट्स है ये अगर क्लियर हो गए हैं तो तीसरा चीज जो बिहार में देखने को मिल रही थी वह क्या थी? अपराधों में तीव्र वृद्धि। तो अपराध, कैसे अपराध? अगर चुनाव हो रहा है तो बूथ कैप्चरिंग देखने को मिल रहा था। ठीक, तो बूथ कैप्चरिंग मतलब मतदान केंद्रों पर कब्जा। जो मजबूत लोग हुआ करते थे, दबंग लोग हुआ करते थे, वह चुनाव के टाइम पे जो मतदान केंद्र होते थे उसी को हाईजैक कर लेते थे और अपने हिसाब से वोटिंग करवा लेते थे। अपने हिसाब से जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि आप जो है हमारी ही पार्टी के कैंडिडेट को ही जो वोट देना है, और इससे क्या होगा, वो कैंडिडेट जो है जीत जाना है। फिरौती के लिए अपहरण। ठीक, तो किडनैपिंग फॉर रैंसम मतलब लोगों को जो है दिन दहाड़े जो है अपहरित कर लिया जाता था, उनका अपहरण कर लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था। ठीक है, अगर आप लोग अजय देवगन की मूवी याद हो जिसमें नाना पाटेकर अजय देवगन था, ठीक है, तो अपहरण मूवी अगर आप लोग को टाइम मिले तो देख लीजिएगा, वह उसी फेज को जो है वो दर्शाता है। तो अपहरण मूवी में जिस तरीके से अपहरण करके फिरौती मांगी जाती थी, पैसे की डिमांड की जाती थी, वह जो है आम बात हुआ करती थी उस फेज में। ठीक है, इसके बाद लूट, हत्या, सड़क डकैती और जातीय नरसंहारों की श्रृंखला चली। ठीक है, इस जंगल राज में तो क्या आपको लूट देखने को मिलेगी, हत्या देखने को मिलेगी, सड़कों पर जो है आम सड़कों पर जैसे चल रहे हैं तो उस समय जो है डकैती हुआ कर देती थी। ठीक है, अगर कोई मान ले कि बस जा रही है तो बस को जो है सड़क पर रोक ले और उसको लूटपाट करके चल दिए। इसके साथ जो है जातीय नरसंहार। तो बिहार 30-40 दशकों से, ठीक है, या इससे भी ज्यादा जातीय नरसंहार का शिकार है। तो 1970 से लेके अब तक बहुत सारे जो है जातीय नरसंहार हुए हैं, बहुत मैसेकरे हुए हैं, बहुत सारा जो है खून खराबा हुआ है विभिन्न जातीय लोगों में या गुटों में। इसका भी डेटा में जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक, न्याय व्यवस्था की कमजोरी। ठीक, इसके साथ में जो है ग्रामीण इलाकों में नक्सली हिंसा और भूमि विवादों में वृद्धि हुई। ठीक, इस फेज में न्याय व्यवस्था की कमजोरी, अपराधियों के खिलाफ मुकदमे जो है वर्षों तक लंबित रहे, क्राइम हो जाना है, क्रिमिनल्स के खिलाफ जो मुकदमे हैं वह जो है 10 साल 20 साल और इवन जो है उनको जो है मामले जो है इतने लंबे तक चले कि जो क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, अपराधी है, वो जो है स्वर्ग सिधार गया, नरक सिधार गया, लेकिन वह जो है कानून के शिकंजे में नहीं आया। दोष सिद्धि की दर बहुत कम थी जिससे समाज में दंडहीनता की भावना फैल गई। अब इस फेज में लोगों के अंदर यह भावना आ गई कि अगर क्राइम कर लो
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको जो है सजा मिले, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं, लोग मान चुके थे कि अगर इसने अपराध किया है तो यह छूट जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। और एक चीज और मैं कह दूं, यह वह फेज था जिस समय लोग मान चुके थे, और वह फेज आज भी है जब यह भावना जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। यह भावना जो है देखने को बिहार में मिलती है कि उसने क्राइम कर लिया, उसके साथ कुछ नहीं होगा, वह पावरफुल पर्सन है, अपने पैसे के बल पे जो है वह इस व्यवस्था को जो है हाईजैक करके रखा हुआ है, कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, ठीक। सामाजिक प्रभाव देखते हैं इसका। समाज में जाति तनाव, ध्रुवीकरण जो है गहरा गया इसकी वजह से, और आम नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना व्यापक रूप से व्याप्त हो गई, ठीक है। तो यह जो फेज है जंगल राज के बारे में मैंने जो है स्पष्ट किया। तो बात आती है कि क्या सर ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो इसको जो है मैं डेटा के आधार पे जो है आंकड़ों के आधार पे एक्सप्लेन करूंगा कि खत्म हो गया है कि नहीं हुआ, या इससे ज्यादा भयावह स्थिति क्या है वर्तमान में बिहार में देखने को मिल रही है, या इससे थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो सारी जो बातें हैं वो मैं स्पष्ट तौर पे जो है आपके सामने रखूंगा। अब एक चीज जो अभी तक मैंने क्लियर किया कि जंगल राज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट जो ये जो 3 मुख्यमंत्री हैं उनके काल के बारे में, ठीक है। एक लालू राबड़ी वाला जो शासनकाल था 2005 तक, उसके बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की एंट्री होती है तब बिहार की स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, क्राइम रेट में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, और जो आर्थिक विकास दर है उसमें क्या जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे लालू राबड़ी वाला जो फेज था उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग लालू राबड़ी शासन की बात करें तो उसके जो है 3 चरणों में हम लोग बात कर सकते हैं, 3 फेज, ठीक। पहला फेज राजनीति का मंडलीकरण। अब इसका मतलब यह है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1990s में मंडल कमीशन आता है, और मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए रिजर्वेशन की बात आती है, ठीक है। और यह जो है लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स के लिए एक वरदान, एक जो है वरदान साबित होता है, ठीक है। और इसके बेस पे जो है अपना वह बेस मजबूत करते हैं। फिर से मेरी बात को समझिए, जो मंडल कमीशन है उसके बेस पे रिजर्वेशन की बात की जाती है, और रिजर्वेशन के बेस पे लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी का बेस जो है मजबूत करते हैं, या ये कहें कि लालू प्रसाद यादव अपनी जो पॉलिटिकल स्थिति है उसको मजबूत करते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो इसमें हुआ क्या, लालू ने ओबीसी, ईबीसी और दलित मतदाताओं को एकजुट करने के लिए मंडल आंदोलन का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, मंडल आंदोलन का, और जिसके बाद जो है रिजर्वेशन की बात आती है, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट, राजनीति का धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, सेक्युलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। 1989 वह वर्ष होता है जब भागलपुर दंगों के बाद वे कांग्रेस की कीमत पर मुस्लिम समुदाय के पसंदीदा बने, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बिहार की पॉलिटिक्स में, तो जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका भी परसेंटेज काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा है। तो किसी का भी जो पॉलिटिकल कैरियर जो है वह मुस्लिम जो है, एक जो मुस्लिम बेस है वो काफी जो है एक बड़ा फैक्टर है किसी का पॉलिटिकल कैरियर बनाने और बिगाड़ने में। तो 1989 में जो भागलपुर में दंगा हुआ था, उस दंगे में जो लालू प्रसाद यादव हैं मुस्लिमों के चहीता जो है नेता बनकर उभरते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जब मंडल कमीशन, ठीक है, जो मंडल कमीशन था उसमें जो आंदोलन चल रहे थे रिजर्वेशन को लेके, किसके रिजर्वेशन के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उस समय भी जो है एज ए लीडर के रूप में जो है इनका बेस जो है बड़ा होता है लालू प्रसाद यादव का। और दूसरा फेज 1989 की बात करें तो भागलपुर दंगों में या मुस्लिमों के चहीते कैंडिडेट बन गए, राइट, लीडर बन गए। 1990 की बात करते हैं, उसके जस्ट 1 साल बाद समस्तीपुर में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोककर वे धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं के नायक बन गए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अयोध्या जाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का जो रथ जो है वो बिहार से गुजर रहा था। बिहार में समस्तीपुर जिला था, क्या समस्तीपुर जिला था, और लालू प्रसाद यादव ने जो है लाल कृष्ण आडवाणी की जो यह रथ यात्रा थी उसको रोक दिया। अब इससे उनके अंदर जो सेकुलर लीडर की जो एक इमेज थी वो उभर के, ठीक है। तो जो सेकुलर माइंडसेट वाले वोटर्स थे, मतदाता थे, वह इनको अपना नेता मानने लगे, ठीक है। तो जो सेकुलर माइंडसेट के जो वोटर्स हैं उनके भी यह नेता बन गए। तीसरा, राजनीति का यादवीकरण, ठीक है। तो ये यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक। ये है तीसरा फेज, और मैं कहूं यह है लास्ट फेज इनके जो है पॉलिटिकल कैरियर का। तो तीसरा चरण यानी कि राजनीति के यादवीकरण में लालू ने यादव समुदाय के सशक्तिकरण पर अत्यधिक ध्यान दिया, यादव समुदाय के सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। और यह यादव समुदाय जो है ओबीसी में। तो अब बात ये आती है कि आप जो है ओबीसी, ईबीसी
ईबीसी मतलब कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, और दलित के लिए जो है आप लीडर के रूप में उभरे थे, लेकिन इसमें भी आपने केवल और केवल यादव समुदाय को जो है अत्यधिक महत्व दिया। अब इससे होगा क्या कि जो अन्य ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं या ईबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं या दलित समूह के जो लोग हैं वह इनसे जो है कन्नी काटना स्टार्ट करेंगे, इनसे जो है डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब इससे होता क्या है, इसका परिणाम स्वरूप गैर यादव ओबीसी, ईबीसी और दलित तबके के धीरे धीरे अलग थलग पड़ गए। ठीक, अब यह जो लोग हैं जो गैर यादव हैं, ओबीसी और ईबीसी या दलित, ये क्या करते हैं कि ये जो है नीतीश कुमार के फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यह जो विभाजन जो है 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए सत्ता का रास्ता खुल गया। तो जो नॉन यादव हैं ओबीसी और ईबीसी, वो जो है नीतीश कुमार के फेवर में आ गए, और नीतीश कुमार उस समय एनडीए के कैंडिडेट हुआ करते थे। ठीक है, एनडीए के कैंडिडेट हुआ करते थे, और इस समय इनकी पार्टी क्या है, जदयू। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो लालू राबड़ी शासन से जो बात सबसे अधिक जुड़ी रही वह थी राजनीति का अपराधीकरण। तो जो फेज था 1990 से लेके 2005 तक, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने 1997 तक, फिर उन्होंने जो है राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, और 2005 तक जो है इनका शासन चला, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का। तो अगर हम लोग सबसे जो ध्यान देने वाली बात है राजनीति के अपराधीकरण वाली बात। ठीक, तो इसमें अगर 2001 से 2004 के बीच में, जिसमें जो है राबड़ी देवी का शासनकाल था, उसकी अगर बात करें तो फिरौती के लिए अपहरण 1527 मामले दर्ज हुए थे। ठीक है, मतलब कि फिरौती रैंसम के लिए लोगों को किडनैप करने वाले जो मामले थे 2001 से लेकर 2004 के बीच में, वो 1527 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2006 से लेकर 2009 के बीच यह संख्या घटकर मात्र 429 रह गई। तो मतलब 1527 से घटकर यह जो है 429 हो गई। तो जो 429 की बात की जा रही है 2006 से लेकर 2009 तक, और 2006 से लेकर 2009 तक नीतीश कुमार का शासनकाल था। किसका था, नीतीश कुमार का। तो इसका मतलब कि राबड़ी देवी के शासनकाल की तुलना में जो अपहरण की घटनाएं होती थी फिरौती के लिए, उसमें जो है काफी गिरावट देखने को मिली, 1/3 केसेस हो गए, राइट, उससे भी कम। 2005 में पटना के स्कूली छात्र किसलय के अपहरण के मामले में देश भर में सुर्खियों में रहा, और उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छपरा की एक सभा में कहा था कि मेरा किसलय लौटा दो। एक्चुअली में बात यह यहां पे इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसी सभा में इस तरह की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं तो वह इतिहास बन जाता है। वह क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। ठीक है, तो मामला होता है कि 2005 में, ठीक है, पटना का एक उसके लिए छात्र रहता है, किसलय नाम रहता है, तो उसको संबोधित करते हुए जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो उन्होंने कहा था सभा में कि मेरा किसलय लौटा दो। तो किसलय जो है सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन यह बिहार में अपहरण के कुछ विरले मामले थे, ठीक, जिसका जो है सुखद अंत हुआ था। ठीक है, अदरवाइज जिसका अपहरण हो जाता था, अगर फिरौती नहीं मिलती थी तो उसको जो है मार दिया जाता था। ठीक, मार दिया जाता था। तो किसलय वाली जो बात है, जो किसलय जो छात्र है पटना का, वो तो है सही सलामत अपने घर लौट आया, लेकिन इसके लिए भी किसको स्टेटमेंट देना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को, इतने बड़े नेता को। तो ये थी बिहार की स्थिति, ठीक है, फिरौती की, अपहरण की। अब हम लोग बात करेंगे 1976 से लेकर 2001 तक जो जातिगत नरसंहार हुए थे बिहार में, उनके बारे में। तो किस किस वर्ष में या किस वर्ष के फेज में जो है कितने जाति नरसंहार हुए हैं, यह डेटा जो है आपके दिमाग को खोल देगा, राइट। तो देखिए, अगर हम लोग 1976 से लेकर 2001 तक की बात करें, लगभग 25 वर्षों की बात करें, तो ये जो 25 वर्ष हैं, इसमें 737 हत्याएं हुई हैं। कितनी? 737 हत्याएं हुई हैं जो जातीय नरसंहार की वजह से हुई थी। ठीक, अगर हम लोग 1994 से लेकर 2000 की बात करें, 6 वर्षों की, मात्र 6 वर्षों की, और यह फेज होता है जब राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल होता है। ठीक, तो उस समय 337 हत्याएं होती हैं। अगर 1991 से 2001 की बात करें, इन 10 वर्षों में, तो 566 लोगों की हत्याएं होती हैं। अगर हम इन हत्याओं में एससी, ओबीसी, ईबीसी की बात करें और जो उच्च जाति हैं उनकी बात करें, तो इसमें जो एससी, ओबीसी या जो मजदूर वर्ग है, मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के जो मजदूर थे, उनकी हत्या जो है 343 है। अपर कास्ट के जो जमींदार थे, उनकी हत्या जो है 128 है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर यह बताती है कि
जो जातीय नरसंहार के जो शिकार लोग थे उनका क्या जो है स्थिति थी। तो 1976 से लेकर 2001 तक अगर हम जातीय नरसंहार की बात करें या कास्ट बेस्ड मैसेकरे की बात करें तो 737 लोगों की हत्या होती है इन 25 वर्षों में, जिसमें 1994 से 2337, 1991 से 2001 10 वर्षों में 566 और एससी ओबीसी के जो मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनकी संख्या है 343 और अपर कास्ट के जो जमींदार हैं उनकी संख्या 128। तो ये जो है 343 जो है और 128 इसमें लगभग जो है 3 गुने का डिफरेंस है। तो जो मजदूर वर्ग हैं ओबीसी ईबीसी के अंतर्गत एससी के अंतर्गत उनकी संख्या मरने वालों की जो है 343 है, जबकि जो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड हैं उनकी संख्या 128 है। तो देखिए दोनों संख्याएं जो है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो ये नरजाति संहार थे, ठीक है, जो जातीय नरसंहार थे उनकी टाइमलाइन देखेंगे कि किस वर्ष में कितने हुए हैं। ठीक, इसे एक और कहानी जो है उभर के आएगी। 1997 की बात करेंगे हम लोग, ठीक, 1997। और 1997 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह वही वर्ष होता है जब चारे घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव अपना पद त्याग दे है और उनकी जगह पे उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जो है वह मुख्यमंत्री बनती हैं 1997 में बिहार की। तो उस समय जो 12 जो है मतलब जातीय नरसंहार होते हैं जिसमें 130 लोग मारे जाते हैं। अब इसके एक साल पहले 1996 की अगर मैं बात करूं तो यह जो है इसमें 18 लोगों की जो है मौत होती है। 1999 में 7 जो है नरजाति संहार होते हैं जिसमें मरने वालों की संख्या 108 होती है। ठीक है, 1999 में 7 जो है जातीय संघर्ष होते हैं जिसकी वजह से 108 लोग मरते हैं। 2000 में 5 जो है जातीय संघर्ष देखने को मिलता है जिसकी वजह से 69 लोग की डेथ होती है। 2001 में 2 जो है जातीय नरसंहार होता है जिसमें 11 लोगों की मौत होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो बहुत ही जो है कुख्यात जो नरसंहार हुए हैं बिहार में, जो जातीय नरसंहार है, जातीय संघर्ष की वजह से जो लोगों की जान गई उन जगहों की बात करेंगे। ठीक, तो 1992 वह वर्ष बहुत ही भयानक रहता है। इसमें गया जिले में 12 जगह है, वहां पे 34 अपर कास्ट के जमींदारों को मार दिया जाता है। 1996 का वर्ष याद रखिए, यह है बथानी टोला जो कि भोजपुर जिले में है। यहां पे 22 शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जो कृषक मजदूर होते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के और मुस्लिम समुदाय के जो कृषक मजदूर होते हैं उनमें 22 लोगों की हत्या कर दी जाती है। 1997 का वर्ष लक्ष्मणपुर बाथे, ठीक है, यह अरवल डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें 58 लोगों की हत्या की जाती है। कितना? 58 लोगों की। और ये सारे के सारे जो है वह निम्न मतलब शेड्यूल कास्ट से आने वाले मजदूर थे। ठीक, मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें जो कृषक मजदूर थे उन मजदूरों की हत्या की जाती है। कब? 1997 में। जगह कौन सी होती है? लक्ष्मणपुर बाथे जो कि अरवल डिस्ट्रिक्ट में है और 58 लोगों की हत्या की जाती है। 1998 का वर्ष 1998 यह है शंकर बिघा जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें 23 लोगों की हत्या कर दी जाती है और ये सारे 23 लोग जो हैं वह शेड्यूल कास्ट से आते थे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में जो मजदूर वर्ग है उसमें आते थे ये लोग। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें आंकड़ा तो इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक, या ओबीसी है, उसमें जो है मरने वालों की संख्या ज्यादा है। जो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड हैं, ऊपरी जात के जो जमींदार वर्ग हैं, उनमें मरने वालों की संख्या इन जाति संघर्ष में कम है। ठीक है, तो ये जो है एक आंकड़ा था 1996 से लेके जो है 2001 तक की हम लोगों ने बात की। इसमें जो कुछ जो फेमस मैस्करे थे, जो जाति नरसंहार थे, उसका जिक्र किया 1992 से लेकर 1998 तक। अब ये जो फेज है यह वही फेज है जब राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का शासन होता है, लालू प्रसाद यादव का शासन होता है, राबड़ी देवी का शासन होता है। ठीक, तो ये जो जातीय संघर्ष है वह किसी भी प्रदेश में इतनी मात्रा में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ना देखने को मिला है। इस वजह से मैं नहीं कह रहा कि कहीं पे इस तरह के जो है जातीय संघर्ष नहीं देखने को मिले किसी अन्य राज्य में, और राज्यों में भी देखने को मिले हैं। ठीक, ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बिहार राज्य में जो है बहुत ज्यादा हुई हैं। इस वजह से बिहार राज्य जो है वह सिनोनिम बन गया किसका? जंगल राज का। तो एक्चुअली में इन डेटास को शो करने का एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप जो है स्थिति को समझें। अभी जो है मैं बात आरजेडी का जो शासनकाल है उसकी मैं कर रहा हूं। अभी जो है जो नीतीश कुमार का जो शासन काल है, ठीक है, उसके भी बारे में बात करें। एनडीए गठबंधन के अंतर्गत वहां पे जो शासन जो चल रहा है उसके भी बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आंकड़ा मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं जिसमें हत्या, फिरौती, अपहरण और बलात्कार, इन सब की जो है बात करेंगे। और यह जो डेटा है वह एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो ये जो है 2023 का डेटा है।
बिहार राज्य के लिए। तो देखिए 2022 में बात करें हम लोग कुल हत्याएं, तो कुल 2862 मामले जो है वो दर्ज किए गए, जो कि बिहार जो है दूसरे स्थान पे रहा, देश में दूसरे स्थान पे रहा। तो पहले स्थान पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राइट। 2022 में 2930 हत्याएं हुई, ठीक। तो 2023 में 2862, जबकि 2022 में 2930 थी। तो 2023 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। और यह शासनकाल जो है, यह जो है आरजेडी वाला शासनकाल है, ठीक। राष्ट्रीय जनता दल, जैसे मैंने बताया कि लालू प्रसाद यादव का शासन 2005 में समाप्त होता है। इसका जो मुख्य कारण जो देखने को मिले इन हत्याओं के पीछे, वह था व्यक्तिगत दुश्मनी, जिसमें 703 मौतें हुई। जमीन व संपत्ति का जो विवाद था, उसमें जो है 500 लोगों की हत्या हुई। पारिवारिक जो झगड़े थे, उनमें 345 लोगों की हत्या हुई। प्रेम संबंधी जो विवाद थे, ठीक, उसमें भी 259 लोगों की हत्या हुई है। आर्थिक लाभ हेतु जो हत्या होती है 238, और पैसों के विवाद में 160 लोगों की हत्या होती है। अगर मैं दहेज की बात करूं, ठीक है, तो दहेज संबंधित जो हत्या है वह 91 है। ये सारे के सारे आंकड़े जो है, हर एक की जो बात की जा रही है, वह दहेज का मामला हो या संपत्ति का विवाद हो या जो है प्रेम संबंध हो, व्यक्तिगत दुश्मनी हो, इन सब में जो है बिहार जो है अग्रणी रहा है, ठीक है। तो 2023 का जो एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, वह यह बताता है कि बिहार जो है वह सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। अब हम लोग बात करेंगे जो पॉलिटिकल और जो कम्युनल राजनीतिक सांप्रदायिक हत्याओं की अगर हम लोग बात करें, तो राजनीतिक कारणों से 2 मामले जो है देखने को मिलते हैं, जाति कारणों से 9, जादू टोना से 7 और धार्मिक कारणों से जो है 1 मामला जो है हत्याओं का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा जो हम लोग देख रहे हैं एनसीआरबी के डेटा के बेस पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 2023 का है। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें, तो 2023 में 22,992 मामले जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें बलात्कार के 902, अपहरण के 14,371 मामले जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है 22,952, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जिसमें 902 जो है बलात्कार की घटनाएं हैं और अपहरण की 14,371 घटनाएं। अगर दलित व आदिवासियों के खिलाफ अपराध की बात किया जाए, तो बिहार में 2023 का जो वर्ष था, उसमें 7,178 मामले दर्ज किए गए थे, ठीक। कुल अपराध पर लाख पॉपुलेशन की अगर बात करें, 2013 से लेके जो है करंट हम लोग बात करेंगे, तो 2013 में 1 लाख पॉपुलेशन में 183.7 मामले, 2014 में 191.3, 2015 में 189.5, 2016 में 281.9, ठीक है। 2019 में 224, 2020 में 211.3, 2021 में 228, 2022 में 277.1, 2023 में 277.5। ये जो मामले आप 2013 से लेकर 2023 तक 10 वर्षों का देख रहे हैं, इसमें जो है मैं कह सकता हूं कि इसमें जो है पर लाख पॉपुलेशन पे जो है 1 लाख पॉपुलेशन पे जो अपराध के जो मामले हैं, उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, ठीक है। जो कि घटना चाहिए, अपराधीकरण जो है वो कम होना चाहिए। और यह जो फेज है वह है एनडीए मतलब कि नीतीश कुमार का, ठीक है। इसका नीतीश कुमार वाला जो फेज है, मतलब कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ये जो टाइम पीरियड है, उसमें आप देखिए अपराध के जो मामले हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम लोग बात करेंगे 2001 से लेकर 2023 तक, ठीक, जिसमें राबड़ी देवी मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकाल है वो, और जो नीतीश कुमार का जो फेज है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 2001 में हत्याएं, 2001 में 3,643 हत्याएं हुई हैं, 2003 में 3,771, 2007 मतलब कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं तब की बात की जा रही है, ठीक। 2007 में 3,034, 2012 में 3,566, 2019 में 3,000 से अधिक जो है वो हत्याओं के मामले जो है दर्ज किए जाते हैं। 2020 में 3,150, 2021 में 2,799, 2022 में 2,930 और 2023 में 2,862। यह जो आंकड़ा है वह जो है मतलब कि अगर हम लोग देखें 2001 से लेके 2023 तक, तो यह आंकड़ा जो है 3,000 के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर जो आरजेडी मतलब कि राबड़ी देवी का जो कार्यकाल था, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकाल था, उसमें 3643, 3771, ये जो आंकड़े हैं, नो डाउट नीतीश कुमार वाला जो फेज होता है उससे तो ज्यादा है, ठीक। लेकिन नीतीश कुमार वाले टाइम पीरियड में भी यह जो आंकड़े हैं वो कम नहीं है, ये भी संख्याएं जो हैं वो 3,000 के आसपास ही हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो नीतीश कुमार जिसको सुशासन या सुशासन बाबू का टैग मिला हुआ है, उसमें पूरा सुशासन देखने को मिल रहा है। अगर सुशासन की स्थिति होती तो प्रतिवर्ष इतनी हत्याओं के मामले जो है दर्ज ना होते, ठीक। अब बात आती है
कि इतना बड़ा राज्य है, इतना घना राज्य है, तो हत्याएं तो होंगी, मान लिया कि क्राइम तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा क्राइम जो है यह साफ दिखा रहा है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और यह लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ही डिफाइन करता है जंगल राज को। तो जो मैंने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट को मैंने स्टार्ट किया था कि क्या बिहार में जंगल राज था, कि बिहार में जंगल राज है, ठीक, तो इस चीज को जो है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जो है अब से जो है 30 40 50 साल के भी आंकड़े देखें, और जो वर्तमान में जो चल रहा है उन आंकड़ों को भी आप देख रहे हैं, उसके आधार पे जो है आपको ही जज करना है कि क्या यह पास्ट की बात है बिहार के लिए जंगल राज, कि वर्तमान में भी वही स्थिति है। ठीक, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जिस टाइम पीरियड में जो बातें थी उनको रखना आपके सामने, यह मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरा यह उद्देश्य बनता है कि जो आंकड़े हैं उनसे मैं रूबरू कराऊं। ठीक है, भ्रम में आप ना रहें, और जो वास्तव में जो स्थिति है उससे आप रूबरू हों। अब हम लोग बात करेंगे कुल हत्याओं के मामले में, जो अगर बिहार की बात की जाए तो दूसरे स्थान पे। ठीक, अब बात आती है कि ये सारे जो मामले आपको देखने को मिल रहे हैं, इतना अपराध जो देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो उसके पीछे जो मूल कारण है, ठीक है, मुख्य समस्या है, वह है जमीन और संपत्ति का विवाद। सबसे बड़ी चुनौती, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में भूमि झगड़ों से जो हिंसा हुई है उसके पीछे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। ठीक है, प्रशासन इन विवादों को समय पर सुलझाने में असफल रहा है। प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेल्योर है वह भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। लोग समझते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो प्रशासन हमारा कर ही क्या लेगा। तो अगर प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जहां पे कमजोर स्थिति में होता है, वहां पे इस तरह की घटनाएं जो है अपना वर्चस्व फैलाती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो सत्तारूढ़ गठबंधन हत्या में गिरावट को उपलब्धि बताया गया। विपक्ष, महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाया गया। ठीक है, विशेष टिप्पणी प्रवीण बागी जो है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके अनुसार छोटे अपराध अक्सर दर्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आप लोग जो एनसीआरबी की डेटा देख रहे हैं वो वे हैं जो थानों में जो है मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, ऐसी हत्याएं हो जाती हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो जाते हैं जो कि थाने तक पहुंचता ही नहीं है, वो मामला जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता है, और वह जो है क्राइम के जो रिकॉर्ड होता है उसमें नहीं आ पाता है। राइट, तो उनका कहना है कि जो छोटे अपराध है, ठीक है, या ये भी समझ ले कि जो बड़े अपराध है वो भी दर्ज नहीं होते हैं बहुत सारी स्थितियों में। न्याय प्रणाली जो है धीमी अपराधियों को सजा मिलने में देर, ठीक है, इससे जनता में न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर। तो जो अपराधी हैं उनको जो है सजा मिलती नहीं है, और जब सजा नहीं मिलती है तो लोगों का जो है न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। और यह सब मामले किसी के लिए यह जो तमगा मिला हुआ है कि जंगल राज है वह गलत नहीं है। तो अगर जो न्याय प्रणाली है, जो लॉ एंड ऑर्डर है अपना काम सुचारू रूप से करता, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह अपना नैतिक दायित्व अगर निभाता, तो यह स्थिति जो है देखने को नहीं मिलती, इस शब्द की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो ये सब जो है रिएक्शन जो है लोग देते रहेंगे, क्या है इसको छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग जो क्राइम था उसकी स्थिति तो हम लोग ने देख लिया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और नीतीश के फेज में, कि किसमें क्या जो है घटौती हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ये अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक स्टेटस रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो फेज जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने जो है वो रूल किया बिहार पे, तो 1990 से लेकर जो 2005 तक का फेज है 15 वर्षों का, उसमें क्या होता है, तो इसमें जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो है मुख्यमंत्री के पद पे जो है वो आसीन रहते हैं। ठीक है, तो यह जो है आर्थिक रूप से बहुत ही कठिन दौर, और कठिन दौर कैसे, ये देखिए, यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो स्टेट जीडीपी थी, जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी थी। ठीक है, बहुत ही धीमी थी। ठीक है, और इसका कारण क्या है, पुअर गवर्नेंस। ठीक है, तो पुअर गवर्नेंस आता कहां से है, वह रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। ठीक है, जो सत्ता संभाल रखा है, तो सत्ता संभालने वाले लोग ये थे, इनकी वजह से जो है पुअर गवर्नेंस जो है देखने को मिला। निवेश की इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से निवेश की कमी मिलेगी, उद्योग और बुनियादी ढांचों में गिरावट आएगा। अगर कोई आपके राज्य में जो है पैसा नहीं लगाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना तो आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, ना तो वहां पे कोई बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल ये देखने को मिलेंगे। जब ये चीजें, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो इंडस्ट्री, उद्योग धंधे नहीं देखने को मिलेंगे, तो जो वहां के लोग हैं, वहां के लोग अगर पलायन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो बिहार पलायन करने वाले राज्यों में जो अग्रणी हैं उसके पीछे यह जो गवर्नेंस है वह है जिम्मेदार। ठीक है, अब बात की जाती है इसका आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो राज्य का अन्य राज्यों से पिछड़ना, और बिहार जो है बीमारू राज्यों की संज्ञा में आता है। ठीक है, क्या बीमारू राज्य आज भी। ठीक है,
अब उद्योग, रोजगार और विकास कार्यों में ठहराव जो है देखने को मिला। ये बात की जा रही है 1990 से लेकर 2005 तक, ठीक है। तो अब बात की जा रही है कि क्या सर केवल यहीं पे है, वर्तमान स्थिति नहीं बताओगे कि क्या जो है बिहार बदल गया है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप जो है ये जो 15 सालों का फेज है उसमें स्थिति देख लीजिए, ठीक। अब बात आती है कि सर जो ये जो धीमी रफ्तार की बात करें उसको आंकड़े से बताओ। देखो 4.5%, 1990 से 91 वाला जो दौर था उसमें जो है विकास दर थी 4.5%, ठीक है, जब लालू प्रसाद जो है मुख्यमंत्री जस्ट बनते ही हैं, राइट। अब 2000 में, सन 2000 में यह और घट के 2.8% हो गई। मतलब कि 10 सालों में जो बढ़ना चाहिए, जो ग्रोथ रेट थी वो बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बजाय या उल्टा घट ही गई। क्या शुरू में 1990 में, 91 में 4.5% जो है ग्रोथ रेट हुआ करती थी, वह घट के जो है 2.8% हो गई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद जो है ठीक मुख्यमंत्री रहते हुए जो बिहार गड्ढे में धंसा हुआ था उसको ऊपर लाने का काम किया, एक लेवल पे लाने का काम किया। लेकिन जो डेटा है वह यह बता रहा है कि जो बिहार इस स्थिति में था उसको और नीचे लाने का काम किया, ठीक, क्योंकि 4.5% ऑलरेडी जो है वह कम था, लेकिन इस कम में भी और कम कर दिया ग्रोथ, क्या 2.8% तक इन्होंने ला दिया इनके टाइम फेज में। और किसी के भी शासनकाल के लिए ये जो 10 वर्ष होते हैं वह कम नहीं होते हैं, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है 2.8% है वो बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक है, 8% हो जाता, 9% हो जाता, 10% हो जाता, एटलीस्ट जो 4.5% इससे तो कम नहीं होना चाहिए अगर कोई एफर्ट कर रहा है तो ये एक बात होगी। अब अगला पॉइंट, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक, 1990 और 91 में प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो अभी तो आप लोग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है 1990-91 से लेके जो है 2005 वाला जो फेज था। अब हम लोग बात करेंगे कि जो 1990-91 में जो प्रति व्यक्ति आय था वह कितना था। तो राष्ट्रीय औसत का 45%, ठीक है, राष्ट्रीय औसत का 45%, मतलब कि अगर नेशनल एवरेज 100 रुपया है तो बिहार का व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 45 रुपया हुआ। सोचिए, नेशनल एवरेज से आधे से भी कम, यह जो है 90-91 की बात की जा रही है, या वह टाइम पीरियड जब जस्ट जो है वो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती ही है, ठीक है। औद्योगिक आधार कमजोर हो गया, आर्थिक पिछड़ापन इसके कारण है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसी जो अगर पर कैपिटा इनकम है तो जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे यहाँ पे आपको आर्थिक मंदी जो है देखने को मिलेगी, ठीक। 2000 का दशक, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह घटकर केवल 25% रह गई। तो जो 1990-91 में राष्ट्रीय औसत से आधे से थोड़ा सा जो कम था, मतलब कि 45% था, वह सन 2000 में जब जो है मुख्यमंत्री मतलब कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की जो है सरकार रहती है, तो यह जो लेवल है राष्ट्रीय औसत का 1/4 हो जाता है। मतलब कि इस टाइम पीरियड में 2000 वर्ष 2000 के अंत तक जो प्रति व्यक्ति आय होती है बिहार के प्रति व्यक्ति जो आय होती है वह राष्ट्रीय औसत आय का 1/4 हो जाता है। मतलब कि अगर नेशनल एवरेज 100 रुपया है तो बिहार का व्यक्ति जो है 25 रुपया कमा रहा है, ठीक। तो कारण क्या, कारण है कमजोर शासन, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, ना रोड की व्यवस्था, ना स्कूल की व्यवस्था, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था, ना तो ब्रिज की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था, ठीक है। तो यह स्थिति जो है बहुत ही बेकार जो है बिहार में जो है देखने को मिली, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ रेट है वह कम रहा, और जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ने के बजाय जो है वह 1/4 हो गई नेशनल एवरेज का। तो यह जो है वर्ष 2000 की बात की जा रही है, राइट। यदि भारत, देखिए वही चीज बताई जा रही है कि यदि भारत का व्यक्ति जो है 100 रुपया कमाता था तो बिहार का व्यक्ति जो है 25 रुपया, ठीक। तो वैसे भी जो है भारत का जो राष्ट्रीय आय है, ठीक, राष्ट्रीय आय है अन्य देशों की तुलना में वैसे ही कम है। और इसकी अगर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात की जाए भारत की, तो भारत का व्यक्ति अफ्रीका के जो बहुत पिछड़े देश हैं उनकी श्रेणी में आता है पर कैपिटा आय में। अब विश्व के अन्य पिछड़े देशों की कैटेगरी में आता है भारत, और उसमें जो बिहार राज्य है उतना भी पर कैपिटा पर व्यक्ति आय नहीं है, उसका भी 1/4 है, 1/4 है, 25% है। कब, सन 2000 में। तो आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार जो है आर्थिक तौर पे सन 2000 में अगर बात करें तो उस समय उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, लोगों की कंडीशन क्या थी। तो अगर भूखमरी की स्थिति है, रोजगार नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो नहीं है तो लोगों को पलायन करना ही पड़ेगा। इसी वजह से दिन पर दिन जो है बिहार श्रमिक पैदा करने वाला राज्य बन गया। साल 2000 की बात करें, साल 2000 इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यह वह वर्ष होता है जब
बिहार से एक नया राज्य बनता है झारखंड। झारखंड, ठीक है। तो झारखंड के अलग हो जाने से संसाधनों की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है मिनरल्स में, खनिज संसाधनों में बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सन 2000 में जो है झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो बिहार ने अपने अधिकांश खनिज और औद्योगिक संसाधन को खो दिया। तो बिहार के पास जो है इस तरीके का जो मिनरल रिच क्षेत्र था वह अलग हो गया, और बिहार से जो है ये जो खनिज संपदा है वह जो है हाथ से निकल गया। अब क्या होगा, इससे और राज्य की स्थिति जो है वो खराब हो गई, ठीक है, और जो है राज्य जो है गर्त में चला गया। तो राज्य की अर्थव्यवस्था और कमजोर हुई और राजस्व में कमी आई, ठीक। यह बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका था, ठीक है। तो झारखंड तो अलग हो गया, झारखंड जो है अलग हो गया, लेकिन झारखंड के लिए बिहार के लिए जो है यह एक और बुरी बात सिद्ध हुई, ठीक है, क्योंकि जो रेवेन्यू आना था, जो पैसे झारखंड की वजह से, उस क्षेत्र की वजह से मिला करते थे, वो भी इनके हाथ से चला गया। ये कुछ पहलू थे आर्थिक, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे 1999 से 2004 जो राबड़ी देवी का शासन होता है, और 2004-5 से लेकर 2010-11 जब नीतीश कुमार, ठीक है, किसका, नीतीश कुमार जो जेडीयू के नेता हैं, क्या, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। तो इनकी पार्टी का नाम है, नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जदयू जो है बोलते हैं, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। तो सबसे पहले 1999 से लेकर 2004 ये जो 5 वर्षों का शासनकाल होता है राबड़ी देवी का, उसकी देखते हैं तो 3.5% जीएसडीपी मतलब कि ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो ग्रोथ रेट थी केवल और केवल 3.5% थी। किस फेज में, 1999 से लेकर 2004, ठीक है। राष्ट्रीय औसत के मामले में जो है यह बहुत ही कम है, और यह जो है धीमी आर्थिक प्रगति का द्योतक है, ठीक है, इंडिकेटर है। अब हम 2004-5 से लेकर 2010-11 यह जो फेज है यह नीतीश कुमार का है। इन 5 वर्षों को देखते हैं, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह 11% है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, 11%, ठीक है। अब जो राबड़ी देवी का शासनकाल था 1999 से लेकर 2004 तक, उसमें 75,608 करोड़ का बजट हुआ करता था, ठीक है, सॉरी, जीडीपी हुआ करती थी बिहार राज्य की, कितनी, 75,608 करोड़। जबकि अगर हम लोग बात करें 2004-5 में, ठीक है, तो 2005 में ये 75,608 से बढ़कर 1,72,138 करोड़ हो जाता है, मतलब कि लगभग 2.5 गुना, ठीक है, जीडीपी जो है 2.5 गुना बढ़ जाती है। तो यह जो है एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, किसके शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में। अगर हम लोग राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह जो है 2004-5 से जो है 8,528 से बढ़ के जो है वह 17,959 हो जाता है। क्या, 8,528 से 2004-5 जब राबड़ी देवी का शासन खत्म होता है उस समय की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 8,528 थी। लेकिन अगर हम लोग 2010-11 की बात करें, जब नीतीश कुमार का 5 साल का शासन हो चुका होता है, तब जो है 17,959, मतलब कि 2 गुना राष्ट्रीय सॉरी जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार के लोगों का, उसमें जो है 2 गुने की वृद्धि होती है, ठीक। 2004-5 में जब राबड़ी देवी का शासन खत्म होता है उस समय लगभग 8,000 होता है, जबकि 8,500 होता है, जबकि नीतीश कुमार का जो 2010 और 11 में शासन 5 साल का जब कंप्लीट होता है तो 17,959 जो है प्रति व्यक्ति आय होती है। लेकिन अगर हम लोग नेशनल लेवल की बात करें तो वह जो है राष्ट्रीय स्तर से 1/3 है। कितना है, 1/3, 1/3। तो ये जो ग्रोथ देखने को मिल रही है बिहार की दृष्टि से देखा जाए तो वह सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन अगर राबड़ी और नीतीश की तुलना किया जाए तो राबड़ी के शासनकाल की तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक, वह नीतीश कुमार के फेज में जो है वह दुगनी हो जाती है। अगर हम लोग स्टेट जीडीपी की बात करें तो उसमें भी जो है 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, जो कि 2004-5 में 75,608 करोड़ देखते हैं। वही जो है जब नीतीश कुमार का 5 साल का शासनकाल कंप्लीट होता है तो यह 1,72,138 करोड़ हो जाता है। और ये जो डेटा है वह मेरा दिया नहीं है, यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। किसकी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर जो है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे उसके आधार पे जो है मैं बात कह रहा हूं, ठीक। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखो, कहीं की भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसमें जो है आर्थिक विकास की जो झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आर्थिक रफ्तार में उल्लेखनीय सुधार, ठीक है, उद्योग और सड़क में निवेश में जो वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जो बिहार में इंडस्ट्री में और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लोग इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो है प्रगति देखने को मिलती है। आमदनी में दोगुनी वृद्धि, लेकिन अभी भी जो है राष्ट्रीय स्तर से पीछे। अब हम लोग बात करेंगे 2005 से लेके 2010 का फेज।
जो कि नीतीश कुमार का पहला जो है फेज है शासनकाल का, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो उसमें जो बिहार की विकास दर रही है वह 13% से लेकर 17%, जो कि राष्ट्रीय जो नेशनल ग्रोथ था उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक था किसका, नीतीश कुमार का। तो उनकी जो विकास दर है 13% से लेकर 17%। तो यह जो है किस वजह से होता है, तेज आर्थिक विकास और सुधारों की शुरुआत का यह इंडिकेटर है, राइट। तो यह जो है बिहार की तीव्र ग्रोथ को दिखाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो सन 2000 में 2.8% हुआ करता था, अब ये देखिए 13 से लेकर 17% हो गया, ठीक है। 2015-16 की बात करें तो यह 7.6% था, ठीक है। तो विकास दर में जो है अचानक गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो जो पहला फेज था उसमें जो विकास दर ये रही है 13 से 17%। जो दूसरा फेज इनका आता है, दूसरा कार्यकाल आता है नीतीश कुमार का 2015-16, इसमें 7.6 ही रही, जो कि अचानक जो है वो विकास में गिरावट देखने को मिल रहा है और आर्थिक गति धीमी पड़ गई। 2020-21 की बात करें जो कि कोविड टाइम पीरियड था, उसमें निगेटिव में था बिहार की ग्रोथ जो है -2.5%, ठीक है। तो एक्चुअली में जो है वो चारों तरफ जो है कोरोना फैला हुआ था, क्लोज इकोनॉमी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी उस टाइम पीरियड में 55,055 थी, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय औसत जो आय है वह है 86,659 और ये भी जो है मतलब 2020-21 की बात करें तो यह नेशनल एवरेज से कम है, नेशनल एवरेज से कम है, ठीक। तो अगर अब की भी बात किया जाए, ठीक है, तो नेशनल एवरेज से प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाए तो बिहार के व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। आप लोग देख सकते हो 55,055 बिहार के प्रति व्यक्ति आय है और वहीं पे जो है नेशनल एवरेज की बात किया जाए पर कैपिटा इनकम तो 86,659 है। अब 2023-24 की बात करते हैं, ठीक है, और रिसेंट आते हैं कि अभी क्या स्थिति है। तो बिहार की जो जीएसडीपी है 8.54 लाख, सोचिए 2004-05 में यह 75,000 करोड़ थी। फिर जब एक शासनकाल कंप्लीट होता है नीतीश कुमार का 2010-11 तो यह 1,75,000 करोड़ होती है लगभग। और 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में जो कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है उस फेज में जो स्टेट की जो जीडीपी है वह 8.54 लाख करोड़ की हो गई, ठीक है। विकास दर, राष्ट्रीय विकास दर 12%, जबकि बिहार की विकास दर 14.4%। तो बिहार उस समय वह राज्य था जो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिहार की थी। ये देख लीजिए, जो राष्ट्रीय विकास दर था 12%, उससे भी ज्यादा, कितना, 14.4%। और यह वह फेज है कोरोना के जस्ट बाद वाला टाइम। राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ रही है। बिहार भारत के सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक हो गया। अब जो हम लोग आजादी का शताब्दी वर्ष 2047 में मनाने जा रहे हैं, ठीक है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 2047 में हम लोग क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे स्वतंत्रता के। अब उस समय बिहार की स्थिति क्या होगी, तो देखिए मैंने अपने लेक्चर में बिहार का पास्ट, बिहार की वर्तमान स्थिति और अब हम फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो 2046-47 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कितना, 1.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, राइट। तो यह जो है कौन बोल रहा है, जो सीआईए है, ठीक है, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसको सीआईआई बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2046-47 में बिहार की जो इकोनॉमी होगी वह 1.1 ट्रिलियन डॉलर की होगी। यदि राज्य अपनी, और होगा किसके लिए, कैसे हो सकता है, अगर राज्य अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करता है तो। इसका कारण क्या है, तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, युवा जनसंख्या और सहायक सरकारी नीतियां। तो जो यह फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि जो बिहार है, जो अभी जो जीडीपी जो है 8 लाख 9 लाख करोड़ के आसपास है, यह जो है 1.1 ट्रिलियन डॉलर भी हो जाएगी आगे के जो है 20-22 वर्षों में, मतलब कि 2046-47 में। वह इसलिए हो जाएगी क्योंकि बिहार युवा राज्य है, यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से वर्कफोर्स की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी हेल्प करेंगी बिहार के ग्रोथ में। तो ये जो है वेट एंड वॉच है। तो ये जो माहौल है बिहार में निवेशकों को आकर्षित करेगा, राज्यों में उद्योग रोजगार और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये एक तरीके से बिहार के लिए एक उगते सूरज की बात की जा रही है, एक नए बिहार की जो है संकल्पना प्रस्तुत की जा रही है। कैसा बिहार, जिसमें जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो निवेश करेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बढ़ोतरी होगी, लोगों के लिए रोजगार जो है उनके राज्य में होगा, ठीक, सबके लिए शिक्षा,
रोजगार और भोजन की व्यवस्था जो है उसी राज्य अपने क्षेत्र में मिलेगा। तो ये जो बातें हैं, ये फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। वर्तमान में अभी भी बिहार के पास जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो हमने स्टार्ट किया था जंगल राज से संबंधित बात, तो आज भी जो है इस तरह की घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं, ठीक? अभी जो है चुनाव हो रहा है और आप जो है घटनाओं को सुनते भी होंगे, जहां पे लगता है कि क्या यार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? कोई भी जो है दिन दहाड़े किसी को भी मार के चला जाता है, ठीक? तो अभी जो है आप दुलार चंद यादव वाला जो केस है उसको आप देख भी रहे होंगे। वो दिन दहाड़े जो है वो हत्या हुई है, ठीक है? तो बिहार की बात करें, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये जो तीन मुख्यमंत्रियों का नाम लिया और इनके शासनकाल में क्या स्थिति रही, आंकड़ों के आधार पर मैंने जो है बताने की कोशिश की, ठीक है? तो अभी वर्तमान में जो बिहार राज्य है उसमें आर्थिक तौर पे और अगर हम लोग क्राइम की बात करें, अपराध की बात करें, तो उस तौर पे भी जो है बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी जो है वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्राइम रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आर्थिक स्थिति यहाँ की अभी भी काफ़ी दयनीय है और अभी भी बिहार जो है वह जो है श्रमिक उत्पन्न करने वाला राज्य की श्रेणी में है, ठीक? यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर है। तो यहाँ पे जिसकी भी सरकार आए, जो भी आए, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों की, उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। और अगर हम बात करें गवर्नेंस में, तो लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इसकी भरपाई हो जाती है तो लोग जो है पलायन नहीं करेंगे। और इसके साथ में जो शासन प्रशासन है वह अपना काम करे, जो कानून व्यवस्था है वह अपना कर्तव्य निभाए, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बिहार को अपनी जो है जन्मभूमि और कर्मभूमि समझें और उससे प्यार करें और लोगों का जो है भला करें। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जो है जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।